गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने संधि प्रकरण के अंतर्गत केवल अभी संधि के विषय में जाना है। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेदों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से स्वर संधि के बारे में हम जान चुके हैं। स्वर संधि आपके पाठ्यक्रम में है और स्वर संधि के अंतर्गत कुछ प्रश्न भी किए गए थे, तो आशा है आप सभी ने प्रश्नों को हल किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्वर संधि के भेदों की तरफ। स्वर संधि के भेद अब हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के विषय में हम समझेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर संधि जहां दो सजातीय स्वर ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के स्थान पर उन्हीं का एक दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व और दीर्घ कहने का मतलब है एक ही स्वर के दो रूप, जैसे अ और आ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, जिसे आप छोटा ई और बड़ा ई भी समझते हैं, ऐसे तो ये ह्रस्व और दीर्घ कहलाते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के स्थान पर उन्हीं का एक दीर्घ हो जाता है। एक दीर्घ हो जाता है कहने का मतलब चाहे वहां पर ह्रस्व हो या दीर्घ, अंत में दोनों के स्थान पर केवल उसका दीर्घ रूप ही बचता है। उदाहरण के लिए हिम धन आलयः बराबर हिमालयः। यहाँ पर हम देखेंगे उपयुक्त उदाहरण में प्रथम या पूर्व पद है हिम, जिसका अंतिम वर्ण अ है। ये आपको दिखाई दे रहा है। पहला शब्द है आपका हिम। हिम का अंतिम वर्ण म में रहने वाला अ, ठीक है। और द्वितीय या उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो पद है उसका पहला वर्ण है आ, आलय का आ। इन दोनों में ही संधि होनी है नियमानुसार। हिम धन आलयः। अब इसको जब शुरू करते हैं प्रक्रिया तो उसमें है हिम धन आलयः में से सबसे पहले हमने म का अ अलग किया। म हलंत रह गया, इसलिए यदि हम स्वरों को निकाल देते हैं व्यंजन से तो वो हलंत रूप में बच जाते हैं। तो म अलग रह गया हिम, और उससे हमने अ को निकाल लिया। दूसरी तरफ आलयः का आ भी हमने अलग कर लिया। शेष लयः और हिम वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि संधि वर्णों के अतिरिक्त शेष वर्ण यहाँ पर यथावत रहते हैं। यथावत यानी कि जस के तस। तो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के स्थान पर नियम के अनुसार क्या कहा गया है, अ धन आ बराबर आ होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों के स्थान पर हमने ले लिया केवल आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इनको आप जोड़ते हैं तो हिम म में हलंत लगा हुआ है, ये बात के आ से मिल गया। ही माँ और बाद का लय हिमालय, क्योंकि हलंत वर्ण जो है ये बाद के स्वर से मिल जाते हैं। जहां कहीं भी आप हलंत देखते हैं तो बाद में यदि स्वर है तो वहां पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हिमधन आलय बराबर हिमालय बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि को समझने के लिए और क्या क्या आवश्यक है। तो दीर्घ स्वर संधि को इस तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है। ये जो चार्ट आप सामने देख रहे हैं इसके अनुसार आप समझते जाएंगे। सबसे पहले अ के बाद अ हो, अ के बाद आ हो, आ के बाद अ हो या आ के बाद आ हो तो इनके स्थान पर केवल आ शेष रहेगा। दूसरी तरफ ई के बाद में ई के बाद में दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई, दीर्घ ई के बाद में फिर से दीर्घ ई अगर रहता है तो भी इनके स्थान पर केवल ई ही बचता है। ऊ के साथ में ऊ के साथ में दीर्घ ऊ के साथ में ऊ और दीर्घ ऊ के साथ में दीर्घ ऊ, इनके रहने पर यहाँ पर केवल दीर्घ ऊ ही शेष रहता है। उसी प्रकार से री ह्रस्व दोनों तरफ, एक तरफ ह्रस्व दूसरी तरफ दीर्घ री, फिर दीर्घ री के साथ में ह्रस्व री और दीर्घ री के साथ में दीर्घ री, अगर ये रहते हैं तो इनके स्थान पर केवल दीर्घ री ही शेष बचता है। यहाँ की आप देख रहे हैं प्रत्येक सजातीय स्वर, इन्हें सजातीय स्वर कहा जाएगा। अ और आ को, ई और दीर्घ ई को, ऊ और दीर्घ ऊ को, री और दीर्घ री को। तो इन सजातीय स्वरों के रहने पर शेष क्या बचता है, केवल इनका दीर्घ वाला रूप। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दीर्घ का कोई रूप नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक दीर्घ बन जाते हैं। इसी प्रकार से आगे भी समझेंगे। चलिए विस्तार पूर्वक अब जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस आ का उदाहरण। इन सभी के उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले इन चारों के उदाहरण हम देखेंगे आ वाले। उदाहरण है पहला, अ के साथ में यदि अ हो तब
आ बनता है, ये उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हमारे पास है देव धन अनुग्रह। ठीक है, हमने क्या किया, देव में से अ को अलग कर दिया, अनुग्रह का अ ले लिया, बाकी सब ऐसे ही छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ इन दोनों अ के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या किया, आ। अगले स्टेप में हम करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो वह हलंत जो है आ से मिल जाएगा, देवा अनुग्रह शेष हमने इसमें ऐड कर दिया। इसी प्रकार से सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, अस्ताचलः अस्त धन अचलः, शुभाशुभ, शुभ अशुभ आदि बनेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अधन आ वाला। अधन आ के बाद में क्या होता है, वहां पर भी आ ही होता है। उदाहरण है युग धन आरंभ बराबर युगारंभ। पहला स्टेप है, युग में से हमने अ को अलग किया, आरंभ का आ अलग किया। दूसरे स्टेप में उन दोनों के स्थान पर हमने लगा दिया आ, और तीसरे स्टेप में इन्हें हम जोड़ देते हैं, तो युग में ग हलंत जो है आ से मिल जाएगा, युगारंभ जुड़ जाएगा, युगारंभ। इसी प्रकार से कार्यालयः, कार्यधन आलयः, शुभाशीष, शुभधन आशीष, अल्पायु, अल्पधन आयु आदि। तीसरा उदाहरण है आधन अ वाला। भाषा धन अनुवाद बराबर भाषानुवाद। यहाँ आप देख रहे हैं भाषा में रहने वाला आ, अनुवाद का अ, ये हमने अलग कर लिया। भाषा धन आ में से आ अलग करने के बाद इसको जोड़ते हैं जब, या संधि होती है, तो दोनों के स्थान पर हमने केवल आ लिया। तीसरे स्टेप में से जोड़ेंगे, भाष में आ जुड़ जाएगा, भाषा नुआद जुड़ जाएगा, तो भाषानुवाद, ये हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से सभाध्यक्ष, सभाधन अध्यक्ष, सीमांत, सीमाधन अंत, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी आदि। अगला उदाहरण है आधन आ वाला। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पर से विद्या में से हमने पहले आ को अलग किया, आलय वाला भी आ अलग किया। उसके बाद विद्या और आलय का दोनों आ हम लेने के बाद उसे हम जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो दोनों का आ शेष रह जाता है। उसके बाद जब इसे पूरा जोड़ते हैं तो विद्य हलंत जो है वो आ से मिल जाएगा, विद्या, और लय है विद्यालय है। इसी प्रकार से शिक्षालय, वार्तालाप, महाशय आदि। तो जो ये आप उदाहरण देख रहे हैं, ये इसका पहला जो है अधन अ वाला, ये सारे उसी के उदाहरण मिलेंगे। अधन आ वाले उदाहरण आपको यहाँ नीचे दिखाई देंगे, आधन अ वाले उदाहरण आगे आपको दिखाई देंगे, और आ के साथ में आ वाले भी अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी प्रकार आप आगे भी समझते चलेंगे। चलिए दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा है ई। ह्रस्व ई के साथ में ह्रस्व ई जब मिलता है तो वहां पर भी दीर्घ ई हो जाता है। कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। कवि में से ह्रस्व ई निकल गया, इंद्र का ई हमने ले लिया, दोनों के स्थान पर हमने दीर्घ ई कर दिया। जब जोड़ते हैं तो क व हलंत है, इसमें बड़ा ई यानी कि दीर्घ ई मिल गया, कवि, और बाकी का इंद्र का शेष हिस्सा भी जोड़ देते हैं तो कविंद्र। इसी प्रकार से मुनीन्द्र, अतीव, अभीष्ट आदि भी बनेंगे। आगे देखते हैं ह्रस्व ई के साथ में दीर्घ ई। उदाहरण है हरिधन ईशः। यहाँ पर हरि से हमने ह्रस्व ई को अलग किया, और ईशः, ईशः का दीर्घ ई हमने अलग किया। इन दोनों के स्थान पर हमने एक दीर्घ ई लगा दिया। जब जोड़ेंगे तो हर हलंत है, ये दीर्घ ई से मिलेगा हरि, बात का श, हरीशः। इसी प्रकार से गिरीशः, अतिईर्ष्या, अतिधन ईर्ष्या, और परीक्षा, परिधन ईक्षा, ऐसे ही बनेंगे। आगे देखते हैं दीर्घ ई के साथ में ह्रस्व ई का उदाहरण। महीधन इंद्र, महींद्र। मही में हमने दीर्घ ई को अलग किया, इंद्र का ई हमने ले लिया, दोनों के स्थान पर केवल एक दीर्घ ई कर दिया। इसके बाद जब जोड़ते हैं तो मही में मह जो हलंत है वो दीर्घ ई से मिलेगा, मही, इंद्र का शेष हिस्सा इंद्र मिल जाएगा, तो ये बनेगा महींद्र। इसी प्रकार से शचीन्द्र, शचीधन इंद्र, सुधीव, सुधी इव, और लक्ष्मी इति, लक्ष्मी इति ई बनेंगे। आगे है दीर्घ के साथ में दीर्घ ई का उदाहरण।
रजनीधन ईशः, रजनीशः। यहाँ पर हमने रजनी से दीर्घ ई को अलग किया, ईशः का दीर्घ ई ले लिया, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ किया, जब मिलाते हैं तो न हलंत ई से मिलेगा रजनीशः, रजनीशः। इसी प्रकार सतीशः, सतीधन ईशः, महीश्वरः, महीधनीश्वरः और सुधीश्वरः, सुधीधन ईश्वरः भी बनेंगे। अगला उदाहरण है ऊ का। उदाहरण है पहला, ह्रस्व उ के साथ में ह्रस्व उ वाला, भानुधन उदय, दोनों में आप देख रहे हैं ह्रस्व उ है, भानुदय बनेगा। भानु में से हमने ह्रस्व उ अलग किया, उदय का उ अलग किया, दोनों के स्थान पर हमने दीर्घ उ ले लिया, जब मिलाते हैं तो न हलंत उ से मिलेगा भानुदय, भानुदय। इसी प्रकार गुरु उपदेश, गुरुधन उपदेश, सूक्ति, सुधन उक्ति और लघुत्तरीय, लघुधन उत्तरीय भी बनेंगे। अगला उदाहरण है उधन दीर्घ उ वाला। यहाँ पर लघुधन ऊतक, एक तरफ ह्रस्व एक तरफ दीर्घ, दोनों को हमने अलग कर लिया, दोनों के स्थान पर हमने दीर्घ उ ले लिया, जब मिलाते हैं तो घ हलंत जो है उससे मिलेगा लघु तक, लघु तक। इसी प्रकार लघुर्मि, भानुर्जा, सिंधुर्मि आदि भी बनेंगे। उदाहरण के लिए अगला है दीर्घ उ के साथ में ह्रस्व उ वाला, वधूधन उत्सव, वधु में दीर्घ उ, उत्सव का ह्रस्व उ, यहाँ पर हमने पहले अलग किया, अलग करके इन दोनों के स्थान पर हमने दीर्घ उ ले लिया और जब मिलाते हैं तो ध हलंत उ से मिलेगा वधूत्सव, वधूत्सव। इसी प्रकार वधूत्तम, वधूधन उत्तमा, जम्बूपरी, जम्बूधन उपरी और भूद, भूदय, भूधन उदय आदि भी बनेंगे। अगला है ऊधन उ वाला उदाहरण, दीर्घ उ, वधूधन ऊर्जा, दोनों हमने देखे दीर्घ उ मिल रहा है, दोनों को हमने अलग किया। अगला उसमें दीर्घ ई के दोनों के स्थान पर हमने एक दीर्घ उ ले लिया, वध और दीर्घ उ मिल जाएगा तो वधूर्जा ऐसा होता है। इसी प्रकार से चमूर्मि, चमूधन ऊर्मि, भूर्जा, भूधन ऊर्जा, जम्बूर्जा, जम्बूधन ऊर्जा आदि भी बनेंगे। अगला उदाहरण है दीर्घ री वाला। री के साथ में री जब मिलता है तो उसके स्थान पर एक दीर्घ री हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर है पितृधन ऋणम, पितृणम। पितृ का हमने री अलग कर दिया, री का हमने री ले लिया, बाकी शेष यथावत रहेंगे। बाद में हम देखते हैं दोनों के स्थान पर केवल एक दीर्घ री होना है, ये हमने दीर्घ री ले लिया। आगे जब जोड़ते हैं तो पीत हलंत जो है ये दीर्घ री से मिलेगा, तो दीर्घ री लगने के बाद ये त्री हो जाएगा और इधर नम, पितृणम। जैसे ह्रस्व ई के बाद में दीर्घ ई और ई होता है, उसी प्रकार से री और री यहाँ पर समझना चाहिए, तो पितृणम हो जाएगा। इसी प्रकार से मातृणम, भ्रातृणम और होत्रिकार, मातृधन ऋणम, भ्रातृधन ऋणम और होत्रिकार, होत्रिधन ऋकार आदि भी बनेंगे। तो आज के इस पाठ से आपके लिए कुछ प्रश्न भी रखे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे और इसे कॉपी में लिख करके उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं इसको उदाहरण से समझाइए। दूसरा है निम्नलिखित पदों की संधि कीजिए। अस्तधन अचलः बराबर, दूसरा है गिरिधन ईशः, तीसरा है सुधन उक्ति और चौथा है कार्यधन आलयः। इसमें कुछ उदाहरण आपको पाठ से ही मिल जाएंगे और कुछ आपको समझते हुए लिखना है। तीसरा है संधि विच्छेद करना है, आपको अलग करना है। महाशयः, वार्तालाप, अतीव और भानुर्जा। तो आज के इस पाठ में केवल इतना ही। कल हम नई संधि के साथ में, नए स्वर संधि के साथ में प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी प्रश्नों को हल करें और जहाँ कहीं भी कोई समस्या आती है, आपको समझने में दिक्कत है, तो आप तुरंत प्रश्न कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।